तो चलिए समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स को समझने से पहले बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है? बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स होता है जिनमें से कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है लिविंग सिस्टम में, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से लाइफ एग्जिस्ट होता है। लाइफ एग्जिस्ट होता है और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है रिस्पॉन्सिबल्स होता है किसी भी लिविंग सिस्टम में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। सो दिस इज द डिफिनेशंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट होता है और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी भी लिविंग सिस्टम में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है एसेंशियल दैट इज अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। लिपिड्स भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं एंड कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से लाइफ एग्जिस्ट होता है और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल्स होता है किसी भी लिविंग सिस्टम की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होता है और बेस्ट हम इसको ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इनमें। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, कुछ केसेस में केटून भी होता है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और केटून्स। ठीक, कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और केटून कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। और वो सारे कंपाउंड जिनकी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर आपको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और केटून प्रोडक्ट मिलता है ऑप्टिकली एक्टिव, तो उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो compounds which on hydrolysis gives optically active polyhydroxy aldehyde और केटून। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ये याद रखो, और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और केटून कंपाउंड्स होता है और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। या उन कंपाउंड्स को भी आप
कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे जिनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और केटून एज ए प्रोडक्ट मिलता हो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब हमारे ये एक्सपेरिमेंटली हम मेजर करते हैं, एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर कहते हैं। तो पोलरीमीटर में चेक करते हैं कि जो गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है पोलरीमीटर का सेटअप कुछ ऐसा होता है कि ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट इमिट होता है, जनरली सोडियम लैंप रखा जाता है जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स जो है इल्यूमिनेट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम उन लाइट को कहेंगे जिनकी वेवलेंथ जो है सेम होता है, जो एक ही वेवलेंथ के लाइट अगर इमिट होता है तो उनको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और एक पोलराइजर्स होता है, ये एक पोलराइजर्स है। लाइट सोर्स से जो लाइट इमिट होता है वो लाइट जो है में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है हर डायरेक्शंस में ऑसिलेट करता है, लेकिन एक डिवाइस होता है जिसको हम कहेंगे पोलराइजर। ठीक है, पोलराइजर। तो पोलराइजर के थ्रू इस लाइट को अगर आप पास करेंगे तो पोलराइजर क्या करता है, इस लाइट को प्लेन एक ही ये लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक जो लाइट जो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था, पोलराइजर के थ्रू पास होने के बाद ये एक ही प्लेन में ऑसिलेट करता है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट करता है, और इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइजिंग लाइट, पीपीएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेंटर में सिंपल ट्यूब रखा होता है, ये सिंपल ट्यूब है, यहाँ पे आप सिंपल रखेंगे जो चेक करना हो। ठीक है, चेक करने के बाद इस लाइट को, ये जो प्लेन पोलराइजिंग लाइट जो है सिंपल से पास होने के बाद नेक्स्ट आगे जो है एक और पोलराइजर रखा होता है, इस पोलराइजर के थ्रू पास करना है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा होता है। आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं तो ऑब्जर्व करने हैं आपको जो यहाँ से लाइट जो है इमिट होगा। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है यहाँ पर और एक पोलराइजर रखा है, इसमें ये स्केल लगा होता है, जैसे 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, इस तरीके से स्केल लगा होता है, यहाँ पर 270 डिग्री। तो ये क्या होता है, देखो, प्लेन पोलराइजिंग लाइट सिंपल के थ्रू पास होने के बाद सिंपल जो है इस लाइट को या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रोटेट करेंगे, या तो सिंपल से प्लेन पोलराइजिंग लाइट जो है राइट की तरफ रोटेट होता है। तो वो हमको यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे स्केल्स, ये स्केल मूव होता है, रोटेट होता है। यहाँ पे 2 स्केल लगा होता है, एक फिक्स होता है, दूसरा जो आउटर स्केल से, जैसे ये आउटर स्केल से और रेड में जो मैंने बनाया वो इनर स्केल है, आउटर स्केल रोटेट करता है। तो अगर ये सिंपल ये याद रखना है, राइट की तरफ रोटेट होता है। ठीक है, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई भी कंपाउंड यहाँ पे आपने रखा, कंपाउंड को रखने के बाद यहाँ से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होता है, अगर वो पीपीएल लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है तो डी कहते हैं हम। ठीक है, डी प्लस डी कहते हैं। अगर डेक्स्ट्रो कहते हैं, डेक्स्ट्रो मतलब राइट। ठीक है, डेक्स्ट्रो मतलब राइट, डेक्स्ट्रो राइट को हम कहते हैं, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हम कहते हैं, और इसको सिंपल डी में लिखते हैं। इसके बारे में एक डिटेल में एक क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी एंड एल कन्फिगरेशंस। और दूसरा, अगर ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है कंपाउंड प्लेन पोलराइजिंग लाइट को तो हम इसको लियो कहते हैं। लियो मतलब लेफ्ट, या लियो रोटेटरी भी कहते हैं, और इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, या नेगेटिव। तो यहाँ से पता चलता है जो भी कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइजिंग लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट तो उन कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल हुआ।
अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम पता कैसे करते हैं? देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में जो कार्बन है वो कार्बन जो है एसिमेट्रिक होता है, कायरल होता है। कायरल कार्बन क्या होता है? देखो, ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कार्बन के सराउंडिंग में अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है, ए बी सी एंड डी, 4 अगर इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन के सराउंडिंग में, तो उस समय जो कार्बन है, सेंट्रल जो कार्बन है, ठीक है, का सेंट्रल कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल कार्बन या कायरल सेंटर भी कहते हैं, कायरल कार्बन। और इस जो कायरल कार्बन जो है इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, एसिमेट्रिक, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर आप इसको किसी भी प्लेन से काटेंगे तो यहाँ पर ये मिरर का रिफ्लेक्शंस नहीं होता। अगर आप इस तरीके से यहाँ से काटेंगे इसको, तो यहाँ पे आप इधर देखो, काटने के बाद इस प्लेन में डी और सी जो है एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस तरीके से जिस डायरेक्शन में भी आप चेक करो, वही इसमें जब कार्बन के सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप आता है तो उस समय प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो ये चीज याद रखना है। तो इसीलिए इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, कायरल कार्बन भी कहते हैं। स्टॉट वॉरेन की किताब में लिखा है कि कायरल कार्बन को स्टेरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। 3 नाम मैंने दिए, ये 3 नाम याद रखना है। और जिस कंपाउंड में भी इस तरीके से कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरीके से आप कंपाउंड को चेक कर सकते हैं। कायरल सेंटर चेक करना है, कार्बन के सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप को देखना है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, जो कि एक इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लूकोज ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ये याद रखना है, CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ठीक है, इस तरीके से 1, ये पहला कार्बन हो गया। तो ये फिशर प्रोजेक्शन है इसका, 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ये छठा कार्बन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आ गया, मैं अलग कलर से शो करूंगा, ये 2 कार्बन नंबर 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है उनमें OH ग्रुप बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक OH रखो, यहाँ पर एक OH, ठीक है। जैसे ये ग्लूकोज है, इसमें देख सकते हैं आप बहुत सारे OH ग्रुप है, देखो, ठीक है, H H H। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है फिशर प्रोजेक्शंस पे, ठीक। तो इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल्स ले रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव क्यों कहते हैं। तो ये ग्लूकोज है। तो आप ग्लूकोज में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस कार्बन को चूज करूं, यहाँ पर इस कार्बन को, ठीक है, जिसको मैंने गोल किया, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में 4 डिफरेंट ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक CHO ग्रुप जुड़ा है, ये वाला, ठीक। इस कार्बन के सराउंडिंग में यहाँ पर एक OH ग्रुप है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और नीचे ये वाला बहुत पॉलीफंक्शनल ग्रुप ये वाला, ठीक है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो इसमें हर कार्बन जो है क्या होता है? कायरल होता है। जिसके सराउंडिंग में 4 कार्बन होता है उसको एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन। और ये भी, इस कार्बन को भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी 4 डिफरेंट ग्रुप है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कार्बन, बाकी आप खुद से चेक करना। ये पूरा ऊपर एक ग्रुप है थर्ड कार्बन के साथ, एक OH यहाँ पर अलग ग्रुप, हाइड्रोजन यहाँ पर, और नीचे वाला अलग ग्रुप है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप थर्ड के साथ भी है। तो थर्ड भी क्या है? कायरल सेंटर है। इस तरीके से फोर्थ कार्बन भी कायरल है, फिफ्थ भी कायरल है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कायरल सेंटर्स है। तो इसीलिए जिस कंपाउंड में भी कायरल सेंटर होता है या कायरल कार्बन होता है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है, उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है।
अगर आप फ्रक्टोज पे भी देखें तो जैसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज में याद रखना ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। जैसे यहाँ पर दिस इज द स्ट्रक्चर CH2OH, और सेकंड कार्बन पे क्या होता है, देखो सेकंड कार्बन पे याद रखना है, जो सेकंड कार्बन है उस पे कैटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये याद रखना है। दिस इज द सेकंड कार्बन और इसमें कैटोनिक फंक्शनल ग्रुप। बाकी यहाँ पर CH2OH और बाकी 6 कार्बन इसमें भी होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर 3, 4, 5 एंड 6। सो यहाँ पर ठीक है OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। तो बाकी सारे क्या हैं, हाइड्रोजन्स। तो ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। देखो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल, जब मल्टीपल इस तरीके से हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है कंपाउंड में तो उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कायरल सेंटर है, देखो आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। तो अगर आप सेकंड कार्बन को, थर्ड कार्बन को देखें, यहाँ पर ये वाला कार्बन थर्ड, तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है। देखो एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गया, और एक ऊपर वाला ये ग्रुप, ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है, डिफरेंस है, और नीचे से ये ग्रुप यहाँ से डिफरेंट आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। तो इस तरीके से कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 भी क्या है, कायरल है, 3 कायरल सेंटर है। तो जिसमें कायरल सेंटर है वो ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड। इसीलिए ये ग्लूकोज, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज भी क्या है, एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। और इस तरीके से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गैलेक्टोज है, राइबोस है, या राइबोनोस होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉलीहाइड्रोक्स, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और केटोनिक कंपाउंड कहते हैं। या जिन उन कंपाउंड को भी कहेंगे, जैसे अगर आप सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का फार्मूला C12H22 वो 11 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये 2 मोनोसेक्राइड कंपाउंड मींस 2 ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे, जैसे C6H12O6। एक आपको मिलता है ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस करने के बाद, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, अभी हमने देखा, और एक आपको यहाँ से मिलेंगे फ्रक्टोज, और फार्मूला है C6H12O6, ठीक है, ये फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम होता है ग्लूकोज से, लेकिन इसमें केटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सुक्रोज पहले पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड तो था, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। इसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला, जो कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसीलिए उन कंपाउंड को भी, ठीक है, जैसे हमने डिफिनेशन में पढ़ा, उन कंपाउंड को भी हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और केटोनिक कंपाउंड्स आपको मिले। सो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।